लंबी उठापटक के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। शुरू से ही रेस में आगे चल रहे सिद्धारमैया को एक बार फिर सत्ता की कमान मिल गई और लाख कोशिशों के बावजूद डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया और शनिवार को नई सरकार की शपथ भी होने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच डीके को मनाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहा। कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब फेल हो गए, तब सोनिया गांधी ने डीके से बात की और उसके बाद ही उन्होंने सीएम बनने की जिद छोड़ी। Why I should be upset? There is a long way to go. डीके भले ही मीडिया के कैमरों के सामने खुश दिखने और दुखी ना होने की बात कर रहे हों, लेकिन उनके खुश होने की भी कोई खास वजह नहीं दिखाई देती। वजह डिप्टी सीएम का पद है। ये वो पद है जिसका संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। बस राजनीतिक संतुलन के लिए इस पद को गढ़ दिया गया। साल 1953 में पहली बार नीलम संजीव रेड्डी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। हालांकि इस पद की कितनी ताकत है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 1956 में जब नीलम संजीव रेड्डी सीएम बने, तब उन्होंने डिप्टी सीएम पद को गैर जरूरी पोस्ट बताते हुए अपना डिप्टी बनाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे उनका खुद का अनुभव था और आज भी यही सच है कि डिप्टी सीएम सिर्फ नाम का पद है, काम का नहीं। डिप्टी सीएम की ताकत बाकी के कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही होती है। डिप्टी सीएम शपथ भी बाकी कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही लेता है। तनख्वाह और भत्ते भी बाकी मंत्रियों के बराबर ही मिलते हैं। जैसे दूसरे मंत्रियों को अपने विभागों की फाइल मुख्यमंत्री को भेजनी होती है, वैसा ही डिप्टी सीएम को भी करना पड़ता है। विभाग में बजट से ज्यादा खर्च के लिए डिप्टी सीएम को भी सीएम की मंजूरी लेनी होती है। प्रशासनिक मामलों में भी डिप्टी सीएम का कोई दखल नहीं होता है। यहाँ तक कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला डिप्टी सीएम दूसरे मंत्रालयों को कोई निर्देश भी नहीं दे सकता है। ना ही उसके पास ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। लेकिन अगर उसे बड़े विभाग मिलते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। कुल मिलाकर एक डिप्टी सीएम उतना ही शक्तिशाली होता है जितना शक्तिशाली उसे मुख्यमंत्री बनाता है। सवाल उठता है कि जब डिप्टी सीएम के पास कोई ताकत ही नहीं है तो इस पद का क्या मतलब है? इसका जवाब है राजनीतिक संतुलन। जिन राज्यों में बहुमत की सरकार बनती है, वहां जातिगत समीकरणों को साधने के लिए डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेश पाठक जो कि अगड़ा समाज से आते हैं और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जो दलित समुदाय से हैं। पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक की जगह दिनेश शर्मा थे जो अगड़ी जाति से ही आते हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में अलग अलग तबकों के 5 उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरी स्थिति है गठबंधन सरकार की। जब किसी राज्य में 2 या उससे ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो सहयोगी दलों को बराबर की हिस्सेदारी देने के नाम पर डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी जाती है। उदाहरण के लिए बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य। अभी देश के 10 राज्यों में कुल 17 डिप्टी सीएम हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब डिप्टी सीएम के पास कोई ताकत ही नहीं है तो डीके शिवकुमार इसके लिए मान कैसे गए? आखिर डीके को मनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया? खबर है कि आला कमान ने डीके को भरोसा दिलाया है कि उनकी ताकत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बराबर की होगी। मुख्यमंत्री को हर फैसले में अपने डिप्टी से सहमति लेनी होगी। बिना डीके से विचार विमर्श के सिद्धारमैया कोई फैसला नहीं लेंगे। खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय जैसा भारी भरकम विभाग भी डीके को मिलेगा, यानी राज्य की कानून व्यवस्था पर पूरी तरह उनकी पकड़ होगी। ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी डीके के पास ही होगा। आमतौर पर ये विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। गृह के अलावा डीके को कुछ और बड़े और मलाईदार विभागों का जिम्मा सौंपा जा सकता है। कुल मिलाकर डीके काम तो सिद्धारमैया के अंडर करेंगे, लेकिन बड़ी हैसियत के साथ।